इस पे ये है ना पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन इसको बोलते हैं। पेयर एनिहिलेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर एक दूसरे को एंड कर देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में दो गामा फोटोन जनरेट होते हैं। ठीक है, पेयर एनिहिलेशन इसको बोलते हैं। दो गामा फोटोन कैसे जनरेट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक पॉजिट्रॉन। सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज पॉजिट्रॉन will combine and form two photon। तो इन ये जो दो फोटोन है, कल कितनी एनर्जी लिखे थे हमने? हेलो, कल एनर्जी कितनी? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ये रिलीज कर रहा है। मतलब इन दोनों गामा फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ गामा 1 एंड गामा 2, ये मिलके 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसके लिए आप ये देखोगे कि भाई इस न्यूक्लियर रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू है, जो गामा फोटोन की एनर्जी है, ये किस तरह से आ रही है यहाँ पे। सो दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन इनटू सी स्क्वायर, और साथ में आप जो एनर्जी आई है वो कहाँ से आई है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ये दोनों एनर्जी मिलकर ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, गामा फोटोन की एनर्जी बना रहे हैं। मतलब जो एनर्जी का कैलकुलेशन, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। बट अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम मान लूं या कम से कम भी मान लूं, इसको मैं चलो थोड़ी देर के लिए जीरो कर देता हूं, तो 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है कितना होता है, 0.0000055 यूनिट, इतना ही होता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। टी स्क्वायर। तो अब इसमें 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीप्लाई कर दो तो 0.002, मतलब 2 फैक्टर भी है यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 यूनिट इंटू सी स्क्वायर, तो 0.001 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग ये 3 डेसिमल कम हो जाएंगे और ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी की जो एनर्जी का डिफरेंस बच रहा है, यहाँ पे 1.02 है और यहाँ पे 0.931 है, तो बाकी का जो एनर्जी डिफरेंस बच रहा है लगभग 0.1 का, वो किससे आ रहा है, यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट से आ रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया था। ठीक है, समझ गया योजित? हाँ सर। कैलकुलेशन समझ गया कैसे की है? तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे नहीं लिखा है, बट द एनर्जी रिलीज, अगर मान लो ये दोनों रेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल और फिर भी रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो फिर कितनी एनर्जी जनरेट करेंगे, 0.931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये एनर्जी जनरेट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? सर हाँ बोलो। तो वो 2 × 0.00055 का वैल्यू 110 होगा ना लास्ट में? 110 सर 55 2 110 होता है ना, मतलब 11। तो फाइनल आंसर 1.02465 आता है। एक मिनट, बराबर तो है, 1 आएगा ना? फाइनल आंसर, हाँ वो सही है, फाइनल आंसर। हाँ, अब फाइनल आंसर मैं बोल रहा हूँ, तो ये कितना आ रहा है, 1.02। 1.02 बराबर आया क्या? हाँ सर। 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, हाँ बराबर है। ये वैसे ही है, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को आपने लगभग कितना कर दिया, जीरो कर दिया था, वैसा आ गया। ठीक है, अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी लोगे तो उसको भी ऐड करोगे। ठीक है, समझ गया? समझ गया ये कैलकुलेशन?
हाँ सर समझ गया। अरे सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए अपन ने, राइट साइड में रेडिएशन है, लेफ्ट साइड में पार्टिकल्स हैं, तो जो रेडिएशन की एनर्जी आ रही वो कहाँ से आ रही है, मास पूरा रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया, और मान लो काइनेटिक एनर्जी होती तो उसको भी ऐड कर देते भाई, वो एनर्जी भी तो जाती ना कहाँ, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया अभी ये कैलकुलेशन। हाँ सर हो गया। ये होता पेयर एनिहिलेशन। और पेयर प्रोडक्शन कैसे बोलेंगे अपन, अगर ये प्रोसेस को आप रिवर्स कर दो, इस प्रोसेस को रिवर्स कर दो मतलब इधर पे लेके आ जाओ, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगी दिस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन, इसको बोलते पेयर प्रोडक्शन। तो गामा फोटोन मिलके ये इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन के पेयर बना लेते हैं। ठीक है, समझ गए, समझ गए अजय, समझ गए। हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले स्टेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, ले लिए। ले लिया सर। Now this is पेज नंबर 2। देखो पेज नंबर 2 पे एक होता है के कैप्चर, के कैप्चर। व्हाट इज के कैप्चर, के कैप्चर का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाए, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये के सेल का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दिस इज के सेल एंड दिस इज एम सेल एंड दिस इज एन सेल एंड सो ऑन, ये एन सेल है। तो ये जो के सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, ये के सेल का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने एक्सेस फोर्स के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई जो के सेल का इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में घूमते घूमते न्यूक्लियस के पास पहुंच जाए, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है कि इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, एग्जैक्ट इनका पाथ सर्कुलर नहीं होता है ना। तो एक प्रोसेस ऐसी हो सकती है कि के सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने अंदर खींच ले, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, के कैप्चर बोलते हैं। तो के कैप्चर में जेड ए एक न्यूक्लियस है, इस पे इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर जाए, के सेल का इलेक्ट्रॉन, दिस इज के सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, के सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम है ये। तो जो नया न्यूक्लियाई बन जाएगा इट इज Z-1 एंड A प्लस Q। तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोला जाता है, के कैप्चर बोला जाता है। समझ गए के कैप्चर, के कैप्चर समझ गए। सर वापस बताओ एक और बार। वापस ये है कि न्यूक्लियर फोर्स वैसे बहुत स्ट्रांग होता है, कभी ऐसी कोई प्रोसेस हो जाए जिसमें न्यूक्लियस क्या कर ले, अपने स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच ले। कौन से इलेक्ट्रॉन को, के सेल के इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, के कैप्चर बोला जाता है। ठीक है, समझ गया। हाँ सर। हाँ, बस ये प्रोसेस है के कैप्चर। और न्यूक्लियर रिएक्शन के कैप्चर का आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। ये इस तरह से ये मेथड हो गई न्यूक्लियर रिएक्शन लिखने की। क्लियर हो गया अभी। हाँ सर हो गया। स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज पे, ले लिया। यस सर। अब आते पेज नंबर 3 पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। इस पे ये बताना है कौन सा न्यूक्लियस के बाहर कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर
रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इसमें से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा बस यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना। इस पे ये है कि एक प्रोटॉन 1 दिस इज द प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन में टूट रहा है एंड एक पॉजिट्रॉन बन रहा है, साथ में न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू। एंड दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन है एक न्यूट्रॉन, ये किस पे टूट रहा है? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है एंड नेगेटिव बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। तो इसमें से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर तो हो जाते हैं, बट न्यूक्लियस के बाहर कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? ये फर्स्ट वाला स्पॉन्टेनियस है कि सेकंड वाला स्पॉन्टेनियस है? कैसे बताया था मैंने, कैसे चेक करोगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन? तो इस पे मैं लिख दे रहा हूं गिवन डेटा नाउ, मास ऑफ प्रोटॉन इज, बोलना जरा, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ बीटा पार्टिकल 0.000000 एंड देन 55 यूनिट। हाँ, और यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलना जरा, लिखवाया था ना मैंने, याद है? 1.675 1.008665 5 यूनिट, और ये मास ऑफ प्रोटॉन 1.00 727 727 यूनिट। बस इतना ही है क्या? 3 5 ये 6 यूनिट तक हो गए ना रे? ठीक है, 3 यूनिट, यहाँ पे 5, ठीक है, इतना ही ले लेना, इतने में कैलकुलेशन करो। तो ये डेटा गिवन है आपका। बीटा मतलब नेगेटिव बीटा एंड पॉजिटिव बीटा, दोनों के मास आप सेम लोगे, तो ये डेटा यहाँ पे गिवन है। तो कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है न्यूक्लियस के बाहर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? क्यू वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड रिएक्शन है। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लेना है, ये Q1 एंड Q2। तो व्हाट इज Q1 हियर? जब दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ बीटा पार्टिकल इनटू C स्क्वायर करोगे, तो देख न्यूट्रॉन का मास वैसे भी ज्यादा है प्रोटॉन से, और फिर तुम बीटा पार्टिकल का मास अगर यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये वाला जो आंसर आएगा ये लेस देन 0 आएगा। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है वैसे, समझ गए? अगर ये बोलता कि भाई इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी तो फिर आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, अदरवाइज कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे Q वैल्यू इज नेगेटिव, सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं टूटता, प्रोटॉन इज अ स्टेबल पार्टिकल। ठीक है, प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल है, ये न्यूट्रॉन में ब्रेक नहीं होगा या न्यूट्रॉन में नहीं टूटेगा। जबकि सेकंड वाला जो न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें आप Q2 कैलकुलेट करोगे, सो मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ बीटा पार्टिकल इनटू C स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन 0। अगर तू इसको ऐड भी कर देता है तो ये आएगा कितना? 12 और 718, तो भी इससे कम आ रहा है आंसर। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 है, सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन कैसा है यहाँ पे? स्पॉन्टेनियस है। हाँ, स्पॉन्टेनियस, ये न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है, समझ गए या नहीं? हेलो, ये न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा यहाँ पे? स्पॉन्टेनियस है। सेकंड वाला मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन ज्यादा देर तक कैसा नहीं रह सकता? जीवित नहीं रह सकता, लाइव नहीं रह सकता। ये किसमें ब्रेक हो जाता है, किसमें टूट जाता है? तुरंत प्रोटॉन में टूट जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर ज्यादा देर तक प्रोटॉन जीवित नहीं रहता, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर वैसे भी पड़ा रह सकता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, तो प्रोटॉन इज अ स्टेबल पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस,
बट न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस। समझ गए? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप और लिख लो। सो इससे ये कंक्लूजन निकला कि आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन इज अ स्टेबल पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल। सो देयरफॉर outside the nucleus proton is stable, but neutron is unstable particle. This is unstable particle. ये unstable particle है और एक क्या है यहाँ पे stable particle। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? नो सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ, हो गया सर। ये समझ गए? और अगर एनर्जी का कैलकुलेशन करना होता तो कैसे करते? एनर्जी का कैलकुलेशन ये कैलकुलेट कर लेते। कैलकुलेशन समझ गए? ये इतना कैलकुलेशन करते यूनिट इंटू सी स्क्वायर आता, और यूनिट इंटू सी स्क्वायर में आप डायरेक्ट किसका मल्टीप्लाई कर देते हो? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। समझ गए ना? अगर एनर्जी का कैलकुलेशन ही बोल देता है भाई Q1 एनर्जी कितनी और Q2 एनर्जी कितनी है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करते आप और 1 यूनिट इंटू सी स्क्वायर दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे मास डिफरेंस निकालते यूनिट इंटू सी स्क्वायर आता, उस पे आप 931.5 का मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का भी। ले लिया सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 4 पे। ले लिया सर। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? हाँ सर। This is page number 4. पेज नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं अपन फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन पे आते हैं अपन। ना न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियस का ब्रेक होना। ब्रेक होना। तो जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जो हैवी न्यूक्लियस होता है, जैसे ये कोई हैवी न्यूक्लियस है, ये दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है या 3 लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है एंड एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजन मतलब टू अटेन स्टेबिलिटी heavy nucleus is break into intermediate nuclei। ठीक है, एंड इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है ना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में। सो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इज इंक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बेटा बढ़ती है इसमें। तो ये हैवी न्यूक्लियस है, ये ब्रेक होता है और लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो कर्व थी EBN,
EBN मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कर्व है, और ये तुम्हें ध्यान होगा ये कुछ इस तरह से थी ये कर्व, है ना, हैवी न्यूक्लियस के लिए ऐसी कुछ थी। तो ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई यहाँ कहीं पे ऐसे आते हैं ऐसे। तो ये जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं ये टूटते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में, और साथ में इस प्रोसेस पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हो। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन? इन एटॉमिक रिएक्टर कॉमा एटम बॉम्ब में इसी प्रिंसिपल का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें जो हैवी न्यूक्लियस है ब्रेक होता है, और स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए इंटरमीडिएट मॉडरेट न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है। जैसे मान लो XZA एक हैवी न्यूक्लियस है, और अच्छा ये हो सकता है स्पॉन्टेनियस भी हो जाए, या हो सकता है इसके लिए आप बाहर से न्यूट्रॉन की इसमें बम्बार्डिंग करो और फिर इसको अनस्टेबल करो एंड देन ये ब्रेक हो। तो हो सकता है ये स्पॉन्टेनियस भी हो जाए, या फिर हो सकता है इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। तो बाय Z1 A1 प्लस U Z2 A2 एंड देन एनर्जी। तो आप इसका कैलकुलेशन ऐसे करोगे, और यहाँ पे जो टोटल फाइनल बाइंडिंग एनर्जी इट इज ग्रेटर देन टोटल इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। दैट इज टोटल फाइनल बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे पर न्यूक्लियन इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज्यादा आएगी। मतलब ये जो कैलकुलेशन है आप ऐसा देख सकते हो, दिस इज EBN ऑफ Y into A1 plus EBN of U into कितना करोगे A2, and it is the whole term is greater than EBN of X into A। मतलब यहाँ पर की जो बाइंडिंग एनर्जी और यहाँ जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा रहेगी। तो फाइनल टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है फिजन रिएक्शन में भी, क्योंकि यहाँ पर के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं इनकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसी यहाँ पे ज्यादा है, तो आप दो न्यूक्लियॉन बन रहे हैं तो दोनों की जो टोटल फाइनल बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बढ़ेगी। तो दिस इज द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब मैं एक आध एग्जांपल बताता हूँ जिसमें हम यूरेनियम को लेते हैं और उसमें फिजन कैसे होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। सर मेरा ब्लर हो गया। किसी और को लेने के लिए बोलो। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? सर वो बुक साइड करो ना थोड़ा। हो गया? ले लिया सर, हो गया ठीक। देख मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिख रहा हूँ, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है यूरेनियम 92-235। इस पे न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग की जाती है, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे दो न्यूक्लियाई जनरेट होते हैं और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। दैट इज एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई आएगा यूरेनियम 92-236 एंड इट इज अनस्टेबल, और फिर फर्दर ये टूट जाएगा बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में। बेरियम 56 एंड 144 एंड क्रिप्टॉन 36 एंड 89
और इस प्रोसेस में साथ में 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, 3N01 प्लस एनर्जी। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने लिखा यहाँ पे। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी कैलकुलेट कर सकते हो ना, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, समझ गए? अरे क्यू वैल्यू निकाल सकते हो ना, टोटल इनिशियल मास माइनस टोटल फाइनल मास इनटू सी स्क्वायर से एनर्जी का कैलकुलेशन। क्लियर हो गया? तो ये एक टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने लिखा यहाँ पर। अब इसमें जो चेन रिएक्शन होती है, वो चेन रिएक्शन कैसे बनती है देखो। जैसे ये वाले न्यूक्लियर रिएक्शन में कितने प्रोटॉन आए यहाँ पे रिलीज, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन रिलीज हुए, 3। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए ना। दिस इज पेज नंबर 5। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में 3 अगर रिलीज हुए तो एक यूरेनियम में एक ही न्यूट्रॉन चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन को जनरेट करने के लिए। और यहाँ पे दो 92 235 एक न्यूट्रॉन से क्रिप्टॉन प्लस बेरियम, क्रिप्टॉन 89 एंड क्रिप्टॉन 89 एंड बेरियम 144 प्लस 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे जनरेट हुए। तो ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर यहाँ पर कितने यूरेनियम से स्ट्राइक करेंगे, 92 एंड 235 3 यूरेनियम से स्ट्राइक करेंगे। और फिर से यहाँ पे अब कितना होगा, यहाँ पर प्लस एनर्जी आई थी, फिर यहाँ पर हर बार 3 और मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 3 मिलेंगे तो और आगे के 3 यूरेनियम से ये कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और आगे के रिएक्शन को ये जनरेट करेंगे। तो एक न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ी और फिर खुद ब खुद ये न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा हो गया, स्टार्ट हो गया। तो दिस इज द चेन रिएक्शन। ये इस तरह की चेन स्टार्ट हो जाती है न्यूक्लियर रिएक्शन की। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, पहली बार बस एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद खुद से ये रिएक्शन होने लगते हैं आगे कंटिन्यूअसली। तो ये जो रिएक्शन है इसको आप बोलते हो चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन आप अगर कंट्रोल कर लिए तो ये जो चेन रिएक्शन है, एक होती है कंट्रोल्ड और एक होती है अनकंट्रोल्ड। एक हो गई अनकंट्रोल्ड और एक हो गई कंट्रोल्ड। तो जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ये यूज होती न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर, और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती एटम बॉम्ब में। ठीक है, एटम बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कंटिन्यूअसली होते जाती है जब तक पूरा जो फिजिबल मटेरियल है, जब तक जो पूरा फ्यूल है मतलब यूरेनियम पूरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। So this is the uncontrolled chain reaction is atom bomb and controlled chain reaction। ये कहाँ पे यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो एटम बम बनाना सीख गए। पर इतना आसान नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन में लग रहा है बट इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आप नॉर्मल बम जो बनाते हैं ना, नॉर्मल बम, उसके कंपैरिजन में एटम बम जल्दी आप कर सकते हो। लेकिन अब इसमें आपको न्यूट्रॉन भी लाना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को प्रिजर्व भी करना पड़ेगा, फिर उसकी बॉम्बार्डिंग के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। तो इट विल रिक्वायर्ड सम पार्ट, मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि आसानी से बना लोगे। और यूरेनियम 236 ये जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई ये अनस्टेबल होता है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बट हाँ, ये है कि इसमें उतनी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और मुझे लगता है 1 ग्राम यूरेनियम अगर आप जलाओगे, जलाने का मतलब हो गया 1 ग्राम यूरेनियम से जो एनर्जी रिलीज होगी वो 1 ग्राम कोयला जलाने से कई लाख करोड़ गुना ज्यादा होती है, इसलिए इतने डेंजरस होते हैं ये। ठीक है, मैं यहाँ पे एनर्जी का जो कैलकुलेशन है 1 मिनट, यूरेनियम 235 में लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है ना, यहाँ पे 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इमेजिन करो कितनी ज्यादा है। तो 1 ग्राम यूरेनियम 235 में कितनी होगी कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक यूरेनियम न्यूक्लियस में इतनी होती है। 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियस आते हैं, याद है ना अपन ने शुरुआत में किए थे एक्टिविटी कैलकुलेशन के लिए। अगर मान लो 1 यूरेनियम 235 से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है
तो 1 ग्राम यूरेनियम में कितनी आएगी, और फिर ये आएगा कि सर न्यूट्रॉन ही क्यों सुटेबल होता है बॉम्बार्डिंग करने के लिए, प्रोटॉन क्यों नहीं। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर तो अनस्टेबल पार्टिकल है, प्रोटॉन इज अ स्टेबल पार्टिकल, तो न्यूट्रॉन क्यों सुटेबल होता है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। बट एक न्यूक्लियाई में, सो दिस इज 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन, मतलब पर फिजन है ना, पर फिजन मतलब या पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियाई ऐसा भी लिख सकते हो, पर न्यूक्लियाई और पर फिजन मतलब एक फिजन हो रहा है, एक न्यूक्लियाई में इतनी एनर्जी जनरेट करता है। तो 1 ग्राम में कितने हो गए आप इमेजिन कर लो। देख 235 ग्राम में कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना। तो 1 ग्राम में आप 200-300 से डिवाइड भी कर देगा तो 10 टू द पावर 22 मान ले। अब 10 टू द पावर 22 में ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीप्लाई कर दे, है ना, समझ गए ना। तो कितना बड़ा अमाउंट है ये एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सोचना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कितने पावर में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 टू द पावर -13 है, -13 को हटा भी देगा तो लगभग 10 टू द पावर 10 या 11 टाइम्स जूल, 10 टू द पावर 11 जूल। सोचो कितना बड़ा एनर्जी है, कितना लार्ज अमाउंट है ना। तो 1 ग्राम यूरेनियम में इतना लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या डायरेक्ट हीट के फॉर्म पे एनर्जी आती है, नहीं। जैसे ये यूरेनियम जब टूट रहा है क्रिप्टॉन एंड बेरियम में, ठीक है, एंड 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनमें जो एनर्जी रहेगी वो किसके फॉर्म पे रहेगी, ये जो एनर्जी होती है इनकी, ये कौन से फॉर्म पे होती, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे होती है, ठीक है। दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जब ये मैटर से टकराते, मेरी बॉडी से टकराएंगे, दीवार से टकराएंगे, खिड़कियों से टकराएंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, लूज होती है या लॉस होती है, और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा डायरेक्ट हीट के फॉर्म पे एनर्जी नहीं आती जैसे कोयला जलाने से आती है, लकड़ी जलाने से आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन रिएक्शन होता है तो ये लार्ज अमाउंट में ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये इधर उधर मूव करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे होती है एनर्जी बेसिकली पहले, और जब ये मैटर से टकराते हैं तो फिर ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। समझ गए ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे। क्लियर हो गया अभी। तो बेसिकली ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ रही है वो हीट में कन्वर्ट होती है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं, हेलो, अरे क्लियर हो गया कि नहीं, हेलो, क्लियर हो गया या नहीं। सर न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के पास स्टेबल नहीं होता ना, तो आपने वो पता ही नहीं वाला। अभी बता रहा हूँ ना, न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये न्यूक्लियर रिएक्शन एक बार स्टार्ट हुई, 3 जनरेट हुए, तो इतनी देर के लिए तो स्टेबल रहेंगे कि वो बाकी यूरेनियम से स्ट्राइक कर लेना। जैसे न्यूट्रॉन की अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, 1 मिनट, न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ लगभग कितनी होती है आउटसाइड द न्यूक्लियस, 1 मिनट मैं सर्च करके बताता हूँ। हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, लगभग 14 मिनट है ना। न्यूक्लियस के बाहर लगभग जो हाफ लाइफ होती है न्यूट्रॉन की वो 14 मिनट होती, 14-15 मिनट हाफ लाइफ, मतलब कुछ जल्दी टूट जाएंगे, कुछ देर से टूटेंगे, बट जो हाफ लाइफ होती है न्यूट्रॉन की वो 14-15 मिनट होती है। 14-15 मिनट सफिशिएंट होते हैं ना आगे के रिएक्शन को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अब जो दूसरा पार्ट में बता रहा था कि भाई यहाँ पे न्यूट्रॉन ही क्यों सुटेबल होता है, बाकी दूसरे पार्टिकल क्यों नहीं सुटेबल होते, ठीक है, हम उस पे आते हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो ये समझ गए, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे कंट्रोल कर देते हैं, जैसे 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे जनरेट होते हैं तो कुछ ऐसी कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल रॉड्स होती हैं, उनको इंसर्ट कर देते हैं जिससे
ये जो 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे थे वो 3 में से 2 एब्जॉर्ब हो जाए और एक ही अवेलेबल रहे, तो फिर एक सिंगल मोड में क्या होता जाएगा, फिजन होता जाएगा, अनकंट्रोल्ड नहीं होगा। समझ गए? तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन से 3 जनरेट हुए, 3 से 9 जनरेट हुए, 9 से 27 इंटू 3 करते जाओ, फिर कितना जल्दी ये रिएक्शन हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। समझ गए कि नहीं? तो अगर यहाँ पर इनकी जो अवेलेबिलिटी है, किसी तरह से 2 को खत्म कर दें अपन, 2 न्यूट्रॉन को एक ही बचने दें, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा कर सकते हैं, फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं सर? हाँ सर, न्यूट्रॉन की फुल लाइफ के बाद न्यूट्रॉन डिसअपीयर होता है क्या? क्या चीज? न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन की फुल लाइफ खत्म होने के बाद न्यूट्रॉन क्या होता है, मतलब डिसअपीयर होता है, क्या होता है उसके साथ में? डिसअपीयर नहीं होता, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूट जाता है जल्दी से, 13-14 मिनट में। हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं कि उतने, जैसे 14 मिनट है तो 28 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। कोई 28 मिनट में खत्म होगा, कोई जल्दी खत्म हो जाएगा। वो हाफ लाइफ का मतलब एक हम एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। कोई 10 मिनट में टूट जाएगा। हम नहीं बता सकते कि कौन जल्दी टूटेगा, बट न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के बाहर जल्दी से? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सर वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उससे निकलती है एनर्जी फिर? थोड़ी बहुत रहती है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे अपन, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हाँ। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 टू द पावर -19 जूल, अब सब 13 जूल, तो वो तो बहुत लीस्ट अमाउंट है ना, ठीक है। हेलो। हाँ सर। अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि न्यूट्रॉन क्यों सुइटेबल होता है फिजन रिएक्शन के लिए। मिटा दो इस पेज को। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 6। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, why neutron is suitable for fission reaction। न्यूट्रॉन सुइटेबल क्यों होता है? देख, ये न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? प्लस जेड, दिस इज द न्यूक्लियस, बरोबर है। और न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता। अरे न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता ना। मान ले एक्स जेड है, कोई न्यूक्लियस है। अब ये न्यूट्रॉन इजिली न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है और इसको क्या कर देगा? अनस्टेबल कर देगा। एक्स जेड A+1 चार्ज उतना ही रहेगा न्यूक्लियस में, बट ये जो न्यूक्लियस है अब इसके अंदर उथल पुथल हो जाती है क्योंकि बाहर की कोई चीज यहाँ पे आ गई। समझ गए ना? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी बॉडी में वायरस आ जाए, या जैसे हमको बुखार आता है ना। बुखार का मतलब समझते क्यों आता बुखार हमको? बता सकते हो कोई भाई वाले, बुखार क्यों आता है हमको? बहुत सारे रीजन सर बताने के लिए कि अंदर आ गया कोई। हाँ, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको उससे लड़ता है। मतलब ये बताने के लिए कोई बाहर से हमारी बॉडी पे कुछ अनवांटेड चीजें आ गई जिनको नहीं आना चाहिए था, तो हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन आया जिसकी जरूरत नहीं थी बाहर के, और ये आ गया एक्स्ट्रा में, तो अब इसके अंदर उथल पुथल चालू हो जाती है ना। ये अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होकर यहाँ पे अब ये कुछ ऐसा ब्रेक डाउन होता है कि ये 2 न्यूक्लियस में टूट गया ऐसा, ठीक है। तो क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता तो ये इजिली न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे प्रोटॉन ले लूं, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन आसानी से एंटर कर जाएगा क्या? नो सर। हाँ, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिपल्सन यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन यहाँ पे आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन मतलब इस रिपल्सन को कम करने के लिए या इसको अंदर भेजने के लिए तुमको बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे प्रोटॉन पे, तब जाके एंटर करेगा। ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा।
लेकिन न्यूट्रॉन कैसा है, चुपके से घुस गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो न्यूक्लियस इसको रोक पाएगा? ये पहचान ही नहीं पाएगा, ये आसानी से चला जाएगा अंदर। जब अंदर पहुंचेगा तो फिर चीजें गड़बड़ होंगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन के आने से डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। लेकिन ये जो प्रोटॉन है ये आसानी से नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये फेस कर रहा है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इस पे जो चार्ज है इट इज प्लस ई, है ना, तो इसमें क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। तो आसानी से प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाता। समझ गए ना? अरे समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। और कितनी एनर्जी लगेगी इसको अंदर ले जाने के लिए, तो आप यहां से कैलकुलेट कर लो। 9 × 10⁹ ZE² डिवाइडेड बाय R0, और R0 मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको आप R0 ले ले, ये 8-10 फर्मी मीटर ले ले यहाँ पे, और कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू है ये काफी लार्ज अमाउंट में आती है। ठीक है, अभी मैं और आगे बता रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन। तो लगभग इतनी बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी प्रोटॉन में, तब जाके ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो सकता है। तो इसलिए न्यूट्रॉन सुइटेबल पार्टिकल है न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं सर? हाँ बोलो योजित। इलेक्ट्रॉन में तो हो सकता ना, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर लेगा ना जल्दी। इलेक्ट्रॉन? हाँ इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास इतना कम है कि वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता है ना। जो इफेक्ट न्यूट्रॉन डालेगा या प्रोटॉन डालेगा न्यूक्लियस के अंदर जाके, इलेक्ट्रॉन डाल नहीं पाएगा। समझ गए? तो सर हमने ज्यादा अमाउंट में डाले तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अमाउंट में मतलब कितना, कितने 10⁶ या आप देता भी समझ लो। तो उतने लाओगे कहाँ से बाहर निकाल के इलेक्ट्रॉन को? ठीक है, ये भी तो डिफिकल्ट टास्क ना, उतने सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ रखना। और उतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ रखोगे तो उनमें आपस में क्या होने लगेगी, लड़ाई होने लगेगी, क्योंकि आपस में वो रिपेल करेंगे। तो उनको इतने छोटे से पार्ट में कंडेंस कैसे करोगे? समझ गया? हाँ सर। ठीक है, तो आपस में लड़ने लगेंगे। यहाँ पे न्यूट्रॉन खुद से थोड़ी लड़ेगा या प्रोटॉन खुद से थोड़ी लड़ेगा, लेकिन एक न्यूट्रॉन के बराबर मास बनाने के लिए या एक प्रोटॉन के बराबर मास बनाने के लिए तुमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 2000 इलेक्ट्रॉन में भी आपस में रिपल्सन होने लगेगा ना, तो उतने इलेक्ट्रॉन को कंडेंस कैसे करोगे? ठीक है, समझ गया अभी? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अब हम आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो ये था फिजन, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक होता है। अच्छा, इसमें एक होमवर्क तुम लोगों के लिए है, जो फिजन रिएक्टर होते हैं ना वो आप लोग पढ़ लेना। उसमें आप कंट्रोल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना, मतलब उसमें कंट्रोल रॉड, फिर जो ड्यूट्रॉन होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम जो एनसीईआरटी पे दिया हुआ, एग्जैक्ट एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना न्यूक्लियर रिएक्टर को। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, 2-3 मार्क का बोर्ड के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन कॉम्पिटिशन बन जाते हैं। वैसे तो कभी बने नहीं है, बट कभी कभी बन जाते हैं, तो एक बार रीडिंग जरूर कर लेना उसकी। ठीक है, हेलो, अरे समझ गए? न्यूक्लियर रिएक्टर जो 10th क्लास में भी पढ़े होंगे शायद आपने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, वही 9-10 सर। हाँ वही है न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पे कुछ नया नहीं है उसमें, तो उतना ही पढ़ाई करना, उसको एक बार देख लेना मतलब। ठीक है, ओके मिटा दो। अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हम आते हैं। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? स्मॉलर न्यूक्लियाई एक लार्ज न्यूक्लियाई बनाते हैं। हाँ, स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक लार्जर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो सन में जो एनर्जी का सोर्स या स्टार में जो एनर्जी का सोर्स है ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स। एंड एक और तुमने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब। यस सर। और एक और अभी आजकल चल रहा है रिसर्च, इसमें फ्यूजन रिएक्टर पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि जो फिजन रिएक्टर होते हैं, ठीक है, फिजन रिएक्टर ज्यादा डेंजरस होते हैं। उसमें आपको ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलते हैं जो हार्मफुल रेडिएशन निकालते हैं, है ना, तो वो डेंजरस होते हैं मतलब अल्टीमेटली। लेकिन जो फ्यूजन रिएक्टर होते हैं ना,
ये कैसे रहते, डेंजरस नहीं होते, मतलब साफ सुथरे रहते, आप ये बोल सकते हो। मतलब हमारे एनवायरमेंट के लिए ये नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अभी इसमें रिसर्च इसलिए चल रही है, अभी हमने बना ही नहीं पाए फ्यूजन रिएक्टर। मतलब हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमको खर्चा आ रहा है 100 रुपए का, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अभी वो 5 रुपए की हो रही है, ठीक है ना। तो हम ऐसी चीज क्यों बनाएंगे कि 100 रुपए खर्च करके हमको 5 रुपए मिले, ठीक है ना। तो अभी इस पे वर्क चल रहा है फ्यूजन रिएक्टर पे, एंड जो इसके ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्लेम किया है कि शायद 2030 या 40 तक ये फ्यूजन रिएक्टर बना लेंगे, मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन करने लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी का उनसे। तो हो सकता है 10-20 साल या फिर आप 30-40 साल बाद देखोगे अपनी इंडिया वगैरह में भी इसमें एनर्जी के फॉर्म पे आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर देखने लगोगे। तो काफी कुछ समस्याएं और सॉल्व हो जाएंगी एनर्जी को लेके, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, ये पेज नंबर कौन सा आएगा? 7। ओके। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है ना, जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व याद है, EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व ऐसी कुछ है ना। तो इसमें जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पर के, ये दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो जो छोटे न्यूक्लियाई है ये फ्यूज होके इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बनाते हैं, जैसे ये स्मॉल न्यूक्लियाई है एंड ये फ्यूज होके एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बना रहा है, समझ गए ना। तो ये फ्यूज हो रहा है यहाँ पे, कंबाइन हो रहा है और एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बना रहा है। क्लियर हो गया अभी? ठीक है, समझ गया ये फ्यूजन। तो मैं एक फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं। जैसे ये एक फ्यूजन रिएक्शन है जिसपे (1H2) ये एक ड्यूट्रॉन आइसोटोप है, और ये मिलके पहले क्या बना रहे हैं, 2He3 बना रहे हैं, प्लस इस प्रोसेस पे एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है एंड 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। और फिर ये जो दो ये है 2He3 प्लस 1H2 मिलकर, मतलब फिर से एक न्यूट्रॉन मिलके अब ये क्या बना देते हैं, हीलियम बना देते हैं, ठीक है। इट इज क्वाइट स्टेबल पार्टिकल प्लस 1H1, एक प्रोटॉन रिलीज होता है और इस प्रोसेस में 18.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस पे रिलीज होगी। तो ये एक टिपिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये एक टिपिकल रिएक्शन लिखा है, और ओवरऑल देखोगे तो लगभग दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब आप अल्टीमेटली ये देखो कि 1H2 प्लस 1H2 मिलके ये बना रहे हैं। ये तो इंटरमीडिएट रिएक्शन हो गई इतनी, ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हो गए यहाँ पर के, और ये यहाँ पर के, दीज आर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई। तो मैं सीधा लिख दूं 1H2 प्लस 1H2 मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और लगभग 21 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज हो रही है, ठीक है ना। सो दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और जो सोर्स है स्टार्स की एनर्जी का, सन की एनर्जी का, सन एंड स्टार लिख सकते हो यहाँ पे, स्टार्स एंड सन, वो ये है फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है ना, समझ गए। अब लेबोरेटरी में ये न्यूक्लियर रिएक्शन कराना क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं उसके बारे में आता हूँ। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये एटम नहीं है बेटा, ये न्यूक्लियस है। These are not the atom, हाँ ये न्यूक्लियस है। अभी स्क्रीनशॉट लो, और फिर मैं ये बता रहा हूँ कि लेबोरेटरी में क्यों नहीं पॉसिबल है, लगभग कितना टेम्परेचर चाहिए इस न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस कराने के लिए। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? ले लिया सर। अब लेबोरेटरी में ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, इस पे अपन आते हैं। मान लो दो न्यूट्रॉन एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, या इनको फ्यूज कराना, आपको दो न्यूट्रॉन को फ्यूज कराना है, 1H2 प्लस 1H2 को आपको मान लो फ्यूज कराना है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन इतना आसान क्यों नहीं दिख रहा? देख, ये एक न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, दोनों में कितना चार्ज है, E एंड प्लस E, और लगभग आप इनके बीच का जो डिस्टेंस है
ये मान लो 1 फर्मी मीटर या 2 फर्मी मीटर आप कंसीडर कर लो, तो कितनी एनर्जी चाहिए इनको फ्यूज कराने के लिए? सो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 divided by r naught, and this distance is 1 फर्मी मीटर, लगभग मैंने लिखा 9 into 10 to the power 9, और फिर q1 into q2 तो 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 19, and फर्मी मतलब 10 to the power minus 15। तो ये एनर्जी लगभग कितनी आ रही है? इट इज 9 into 10 to the power 9 and 2.56 into 10 to the power, अब यहाँ पे देखो 19 19 38 और 15 plus 9 कितना हो गया? 24, और ये है 38, तो यहाँ पे बचेगा 4 14। सो ओवरऑल डायरेक्ट में लिख दूं, इट इज 2.56 into 10 to the power minus 14 जूल के बराबर एनर्जी यहाँ पे आई है अभी। और इसको अगर आप कितनी काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसको आप इक्वेट कर दो 3/2 into kBT, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि 2 आपने यूज किया है। तो यहाँ से लगभग कितना टेम्परेचर लगेगा ये आप निकाल लोगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 and 3 2 जा 6 and 1 7 into 10 to the power minus 4 divided by kb. kb is Boltzmann constant 6.28, sorry 7.68 10 to the power minus 14 divided by बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद है? 1.23 ऐसा कुछ होता है ना, इनटू 10 टू द पावर 1.38 1. हाँ 10 टू द पावर minus 23। अब ये -23 ऊपर गया, कितना बच रहा है यहाँ पे बताओ जरा कैलकुलेशन के बाद में। -23 ऊपर गया +23, मतलब लगभग कितनी वैल्यू आ गई? 9 है ना। सो नियरली 10 टू द पावर 9 केल्विन। तो अब सर नियरली 10 to the power 7 रहता है ना? कहाँ पे? हाँ सन में ना, ये रियल में रहता, मैंने एक रफ एस्टिमेशन करवाया यहाँ पे। तो इन दोनों को फ्यूज कराने के लिए लगभग कितना टेम्परेचर चाहिए? टू फ्यूज देम नियरली कितना टेम्परेचर चाहिए? नियरली 10 टू द पावर 9 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। और सन के अंदर जो कोर है, सन की जो कोर होती है यहाँ पे, दिस इज द सन, एंड सन की जो कोर होती है यहाँ पे लगभग 10 टू द पावर 7 केल्विन टेम्परेचर होता है, और सरफेस का टेम्परेचर लगभग 6000 केल्विन है ना। तो इतना टेम्परेचर आपको चाहिए, तो लेबोरेटरी में इतना टेम्परेचर ऑब्टेन करना वैसे टेढ़ी खीर है। निकाल सकते हो इतना टेम्परेचर 10 टू द पावर 9 केल्विन की रेंज पे, है ना। समझ गए? एक डिफिकल्टी है कि लेबोरेटरी में इतना हाई टेम्परेचर आप जनरेट कैसे करें। फिर दूसरी डिफिकल्टी ये होती है प्लाज्मा स्टेट को मेंटेन रखना। प्लाज्मा स्टेट समझते हो ना? 3 स्टेट तो आपने पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और स्टेट होती प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट का मतलब होता है आयंस एंड न्यूक्लियस की जो स्टेट है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे जो ड्यूट्रॉन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन आप हटा दो तो भाई कहीं ना कहीं तो रहेंगे वो भी, तो फिर अगर आपने हटाए भी तो फिर कुछ देर बाद वो फिर से जुड़ जाएंगे, एटम बन जाएगा। तो उसको मेंटेन रखना, प्लाज्मा स्टेट को मेंटेन रखना, और दूसरा इतना हाई टेम्परेचर ऑब्टेन करना लेबोरेटरी में, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो साइंस के अकॉर्डिंग तो फ्यूजन रिएक्टर बना सकते हैं, मतलब फिजिक्स वालों का काम हो गया खत्म इस पे, उनने आइडिया दे दिए कि कैसे कैसे बनाना है। अब ये जो समस्या आ रही है, किनकी समस्या है? इंजीनियर्स की समस्या है कि वो इस तरह के अपैरेटस डिजाइन करें कि इतने टेम्परेचर को जनरेट कर लें और प्लाज्मा को मेंटेन रखें। तो फिजिक्स वालों ने तो अपना काम कर दिए, है ना। तो जो एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी चलती है ना, साइंस बहुत आगे निकल जाती है और जो टेक्नोलॉजी उसके पीछे पीछे चलती जाती है। तो जो फिजिसिस्ट होते हैं वो आगे का काम कर देते हैं, और फिर जो इंजीनियर्स आते हैं वो उस काम को और आसान करते हैं और सोसाइटी में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है,
या फ्यूजन रिएक्टर तो बना लिए गए, है ना, लेकिन वही मैंने जो बोला ना कि आप 100 रुपए खर्च करो और आपको 5 रुपए का उसमें फायदा हो रहा है, तभी वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी में फ्यूजन रिएक्टर नहीं बने हैं, तो फ्यूजन रिएक्टर हैं, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। तो अभी इसमें रिसर्च भी चल रही है एंड इंडिया इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग ऑन दिस रिसर्च, है ना। आप लोग नेट में सर्च मारना, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इसको बोला जाता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि पहले आप इतने लार्ज अमाउंट में हीट या टेम्परेचर जनरेट करोगे जिससे इनका फ्यूजन हो पाए। अब बात करते हैं कि सन में ऐसा क्या हो रहा है भाई, वहां पे सन में ऐसा क्या हो रहा है ना। तो सन में इतना जो लार्ज अमाउंट में टेम्परेचर जनरेट हो रहा है वो हाई प्रेशर एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण आ रहा है वहां पे। तो जो गैसेस हैं वो इतनी ज्यादा कंडेंस हो गई हैं वहां पे, इतना ज्यादा वहां पे ग्रेविटेशनल पुल है कि ये जो बहुत छोटे से पार्ट में कंसंट्रेट हुआ है, बहुत छोटे से मतलब ऐसा एकदम पॉइंट जैसा नहीं है, बट एक इतने पार्ट में कंसंट्रेट हो गया जहां पे स्ट्रॉन्ग फोर्स और प्रेशर के कारण इतना हाई टेम्परेचर वहां पे जनरेट हो पाया है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? हेलो, अरे क्लियर हो गया कि नहीं? कहाँ गए, सो गए क्या? हेलो, यस सर। पूछो, अभी कुछ पूछना है क्या? अब यहाँ पे ये बता सकते हो क्या मैंने वो जो इक्वेशन है इक्वेट क्यों किया वहां पे 3/2 kVT into 2 से? पोटेंशियल एनर्जी को उससे इक्वेट कर दिया है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोलोगे ना उसको, अपन ने केटीजी में पढ़े थे कि नहीं? तो ये जो दो ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस हैं उनको आपने मोनो एटॉमिक गैस मान लिए और वो कैलकुलेशन कर दिए। तो दिस इज द थर्मल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kVT, और 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर दिए क्योंकि दो न्यूक्लियॉन है, और इस तरह से हमने एक रफ एस्टिमेशन किया कि अगर आपको यहाँ पे दो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को फ्यूज कराना तो कितना टेम्परेचर जनरेट करना पड़ेगा, 10⁹ केल्विन का टेम्परेचर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? हेलो।